राजेंद्र राणा मुद्दा उठाता है। देखिए, सीएम सुक्खू की अगर हम बात करें तो अक्सर आपके रडार पर वो रहते ही रहते हैं। मित्रता अपनी जगह, असूलों की लड़ाई अपनी जगह। जब मैं सत्ता में भी था, सत्ता पक्ष में भी था, उनके साथ भी था, तो भी मेरी कई मुद्दों को लेकर उनके साथ सहमति नहीं होती। अब देखिए, अब महिलाएं पूछ रही कि भाई हमारे 1500 रुपया 2.5 साल हो गए काम, और सुक्खू जी शरेआम झूठ बोल देते हैं कि आप कई दफा ये भी कहते हैं कि कांग्रेस में ही अभी कई ऐसे सिटिंग एमएलए हैं जिनका अभी भी उत्पीड़न हो रहा है। मैं अपने चुनाव क्षेत्र की जनता के काम ही नहीं कर पाऊंगा, तो मैं विधायक बन के क्या करूं? क्या अभी भी वो एमएलए आपके साथ टच में हैं, कांटेक्ट में? इन लोगों ने हमारे ऊपर बड़े गलत आरोप लगाए कि ये बिक गए, पैसा ले लिया इन्होंने, कुछ ऐसी तरह की कई जो चीजें हम लोग उनको में कभी सपने में भी नहीं थी। कांग्रेस की ओर से ये कई दफा कहा जाता है कि हिमाचल भाजपा 5 गुटों में बटी हुई है, और सीएम सुक्खू भी ये कई बार कहते हुए नजर आए हैं कि जो चैंपियंस हमने बीजेपी में भेजे हैं वो अब हिमाचल में भाजपा की सरकार चला रहे हैं। कितना आप मानते हैं उनके इस डायलॉग को कि सही है या गलत? कि वो शेर है ना कि गाले मन को बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है। तो कांग्रेस में ना तो हाई कमान का कोई कंट्रोल है, ना इनके कोई नेताओं पे कंट्रोल है, ना कोई इनकी हाई कमान। मेरी बात आप रिकॉर्ड कर रहे हैं जी। 25 साल हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस नाम का शब्द जो है वो सरकार में कहीं दिखने वाला नहीं। ये बड़ी बात आपने कही है ऑन रिकॉर्ड। सीएम साहब ये भी कहते हुए नजर आए कि भाजपा जहां कई ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जहां पर बिना सरकार की अनुमति के ईडी की रेड जो है उनकी ओर से डलवाई गई है, तो अगर वो इतना ही सीबीआई की जांच चाहते हैं तो वो करवा सकते हैं। कि ईडी की रेड हो गई तो मुख्यमंत्री के पद पर बैठे हैं, पहले तो उनको थोड़ा सा नॉलेज जो है उसको बढ़ाना चाहिए कि ये जो सुसाइड हुआ है, सुसाइड नहीं हुआ, ये मर्डर हुआ है। नमस्कार, द समर न्यूज हिमाचल देख रहे हैं आप, और मैं हूं आपके साथ शगुन कश्यप। आज हमारे स्टूडियो में एक ऐसे ही खास मेहमान मौजूद हैं, एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो किसी भी पहचान की मोहताज तो बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, हिमाचल की धरती पे, हिमाचल की मिट्टी ने एक ऐसे नेताओं को जन्म दिया है, ऐसे धुरंधर नेता यहाँ से निकले हैं जिन्होंने ना कि सिर्फ प्रदेश स्तर पर बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी सेवाएं दी हैं। और आज एक ऐसी ही शख्सियत हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, भाजपा के वरिष्ठ नेता राजेंद्र सिंह राणा जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी, शुक्रिया। राणा जी, आपने बतौर निर्दलीय भी चुनाव लड़ा है और आपने पॉलिटिकल एक पार्टी से भी चुनाव आप लड़ चुके हैं। दोनों ही चुनावों में से जो इजी चुनाव अगर माना जाए, आपके नजरिए में क्या है? देखिए, जब कोई व्यक्ति इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ता है तो उसको जीरो से चलना पड़ता है जी। और जब किसी पॉलिटिकल पार्टी से टिकट लेने के बाद, टिकट मिलने के बाद चुनाव लड़ा जाता है तो वहाँ का टोटल संगठन उनके साथ चलता है, काम करता है, और पार्टी का कैडर वोट होता है। तो किसी भी पार्टी का कैडर वोट जो है, कोई 10,000 है, कोई 12,000 है, कोई 15,000 है, इंडिपेंडेंट व्यक्ति को तो जीरो से चलना पड़ेगा। बिल्कुल। तो इसलिए इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ना इतना आसान नहीं है, परंतु जब कोई उस क्षेत्र की जनता मन बना लेती है कि किसी व्यक्ति को जिताना है, वो किसी भी रूप में लड़े, तो लोग जिताते भी हैं। बहुत सारे लोग हैं आज तक जिन्होंने इंडिपेंडेंट चुनाव भी लड़े हैं और जीते भी हैं। मैंने 2012 में इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा था और लगभग 14,166 वोटों का मार्जिन था उसमें, जो कि हिमाचल प्रदेश के इतिहास में आज तक टूटा नहीं है। जी। और उसमें एक नहीं 5 इंडिपेंडेंट चुनाव लोग जीत के आए थे। और जहाँ तक आपका प्रश्न है, पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ना आसान है और इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ना मुश्किल हो रहता है। फिर भी जनता जनार्दन सर्वोपरि है, वो फैसला जो करती है जी, वो सबको मान्य होता है। जी। जी। जब आपने बतौर कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ा था और आपने बीजेपी के कैंडिडेट फेस को हराया था, उस दौरान आपके अंदर मनोस्थिति क्या चल रही थी? देखिए, जब कोई बड़ा फेस आपके सामने आता है तो इतना आसान नहीं होता है। स्वाभाविक है कि आपकी मुश्किलें बढ़ती हैं। बिल्कुल। और फिर भी सीधी बात है कि चुनाव में कौन
जीतेगा, कौन हारेगा, किसके वोट ज़्यादा बढ़ेंगे, किसके कम रहेंगे, ये आखिर ये तो अधिकार जो है वो वहाँ की जनता का है। जी। तो जनता ही फैसला करती है और जनता ने जिताया भी हमें, हराया भी हमें, वही जनता जिताती भी है, वही चुनाव में हराती भी है। तो ये सिलसिला चलता रहता है। जी, राजेंद्र राणा एक ऐसा चेहरा माना जाता है, एक ऐसे नेता माने जाते हैं जो कि बड़ी ही बेबाकी से अपनी बात को रखते हैं। क्या ऐसे वो चीज है जो इतना इंस्पायर आपको करती है और आज भी आपकी जो एनर्जी है उसी एनर्जी के साथ आप बड़ी बेबाकी से मुद्दे उठाते हैं? देखिए, जहाँ तक पॉलिटिकल व्यक्ति का प्रश्न है, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव का काम है। पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव मीन्स कि वो वकील है अपनी पब्लिक का। जब आदमी कोई वकालत करता है और वकालत जाके किसी कोर्ट में भी करता है, तो बेबाकी के साथ, स्पष्टता के साथ जो वकील अपना केस लड़ता है, वो केस जीतता भी है। जी। और हर व्यक्ति का अपना स्वभाव है और गलत को गलत ठहराना, ठीक को ठीक ठहराना, ये व्यक्ति के अंदर इतनी का तो गट्स होने चाहिए। और मैंने कभी जीवन में राजनीति में आके राजनीति को कभी आय का साधन नहीं बनाया, कोई व्यापार नहीं किया। मेरा हिमाचल प्रदेश में कोई कारोबार नहीं है, एक नए पैसे का कारोबार नहीं है। मेरी जन्मभूमि है और वहाँ की जनता की सेवा की है। 2002 से मैं 2001 से मैं पॉलिटिकल सामाजिक जीवन में आया था। बेसिकली क्या है कि मेरा तो सारा का सारा जीवन लोगों की सेवा में गया है। और जब इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ाया तो भी लोगों ने लड़ाया कि नहीं, आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा, क्योंकि आप जिस तरीके से लोगों की सेवा कर रहे हैं, बेहतर होगा कि जब आप पॉलिटिकल तरीके से एक इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में चुनाव जीत के आएंगे तो स्वाभाविक है कि लोगों के और ज़्यादा काम होंगे। जी। तो मैंने तो अपने जीवन में कभी जाति, कभी धर्म, कभी मजहब, किसी पार्टी के आधार पर लोगों के काम नहीं किए। जी। जो आया उसकी सेवा करने की कोशिश करी है। जी। मेरी एक एनजीओ भी है। हम एनजीओ के माध्यम से हज़ारों लोगों की मदद कर चुके हैं और उसमें संख्या जो है, मेरे क्षेत्र में कोई हिमाचल प्रदेश के दाएं बाएं के चुनाव क्षेत्रों से भी कोई भी आए, किसी की बेटी की शादी की बात है, हम लोग बड़े शौक के साथ दिल से मदद करते हैं। और कोई मेडिकल कैंप्स हैं, कोई महिला मंडल्स हैं, 7-7 दफ़ा अपने चुनाव क्षेत्र में महिला मंडलों को सम्मानित किया। और अपने ही चुनाव क्षेत्र में हमने मेडिकल कैंप्स नहीं किए, पीजीआई की टीम में ले जाके, मेडिकल कॉलेज सेक्टर 32 की टीम में ले जाके डॉक्टर राज बहादुर जी कम से कम 11-12 मेडिकल कैंप कर चुके हैं हमारे क्षेत्र में, पूरे प्रदेश में। धर्मशाला में अभी पीछे मेडिकल कैंप किया, आपके चिंतपूर्णी चुनाव क्षेत्र में अम्ब में किया, इसी तरीके से बिलासपुर में किया, ऐसे कई जगह मेडिकल कैंप्स हुए हैं। तो ये हमारा बेसिकली क्या है कि हम लोग, मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि हम पॉलिटिक्स में अलग एंगल से आए हैं, पॉलिटिक्स करने नहीं आए हैं। हमारा बेसिकली मकसद है लोगों की सेवा करना। तो मुझे आज भी मेरा स्वभाव यही है। आज चुनाव, हम लोग एमएलए नहीं हैं, तो कोई व्यक्ति मिलता है, कोई आता है, तो हम लोग इस तरीके से सेवा करते हैं, काम करते हैं जिस तरीके से पहले करते थे। जी। तो जब ये सब चीज़ें आपके मन में है, आपका कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है, तो आदमी बेबाकी से ही बात करता है। और मेरे स्वभाव में है कि जो सच्चाई है उसको सीधा सीधा बोल देना। कई लोगों को हो सकता है कि बुरा भी लगे, पर तो जो सच्चाई है उसको, आमले का खाया हुआ और कड़वी बात, ये बाद में अच्छी लगती है। आपने एक चीज कही कि चाहे किसी को बात अच्छी लगे या बुरी लगे, राजेंद्र राणा मुद्दा उठाता है। देखिए, सीएम सुक्खू की अगर हम बात करें तो अक्सर आपके रडार पर वो रहते ही रहते हैं। उनके साथ आपके पहले रिश्ते कैसे थे और जब से जिस तरीके से बगावत हुई सबने देखा, उसके बाद अब देखने को ये मिलता है कि राजेंद्र राणा के जुबान पर सीएम सुक्खू की जो जिस तरीके से उनकी जो गतिविधियां हैं वो देखने को मिलती हैं। तो देखिए, जहाँ तक सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का प्रश्न है, जी। वो मेरे बड़े खास अच्छे मित्र रहे। जी। आज भी मित्र हैं, पहले भी मित्र थे। और मित्रता अपनी जगह है, जी। असूलों की लड़ाई अपनी जगह है। जी। वो सरकार में है, सरकार के मुखिया हैं। जी। जहाँ कहीं भी वो गलत कदम उठाएंगे, प्रदेश की जनता के खिलाफ उनका फैसला होगा, हम चट्टान की तरह उनका विरोध करेंगे, खड़े होंगे। और जो जो उन्होंने गलत काम किए हैं, जो प्रदेश की जनता के पक्ष में नहीं थे, फेवर में नहीं थे, उनका हमने विरोध किया है। हालांकि आज तो हम अब लोग अपोजिशन में हैं, भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में है। बिल्कुल। जब मैं सत्ता में भी था, सत्ता पक्ष में भी था, उनके साथ भी था, तो भी मेरी कई मुद्दों को लेकर उनके साथ सहमति नहीं होती थी। मैंने इन लोगों को बहुत समझाया कि हिमाचल प्रदेश जो है,
इसको बर्बाद मत करिए। प्रदेश हिमाचल प्रदेश जो है पहाड़ी राज्य है, ऊपर से खूबसूरत है, देवी देवताओं का प्रदेश है। प्रश्न बीजेपी का नहीं है, प्रश्न कांग्रेस का नहीं है। प्रश्न ये है कि प्रदेश आगे बढ़ना चाहिए, प्रदेश के लोगों आगे बढ़ने चाहिए। और एक प्रोग्रेसिव स्टेट हिमाचल प्रदेश होने के नाते आज प्रदेश जो है उसको बर्बादी की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। जब आदमी का विजन जो है वो ठीक ना हो, लंबा सोच ना हो और स्वार्थ लोगों की भलाई के आगे आड़े आ जाए, जब आप अपने निजी स्वार्थों को हावी हो जाएंगे तो मुझे लगता है कि आप लोगों के इंटरेस्ट जो है उनको पीछे करके अपने पर्सनल इंटरेस्ट जो है उनको आगे करेंगे तो प्रदेश का तो नुकसान होगा ही। सीएम सुक्खू के पर्सनल इंटरेस्ट क्या आपको लगता है, क्या है उनके पर्सनल इंटरेस्ट जिनकी वजह से प्रदेश, क्योंकि आप तमाम आरोप अक्सर हम देखते हैं कि आप लगाते हैं। देखिए, जहाँ तक सुक्खू जी का प्रश्न है, जब वो सुक्खू के रूप में या सुखविंदर जी के रूप में थे या विधायक के रूप में थे, अलग बात थी। जब वो प्रदेश के सरकार के मुखिया बन गए, मुख्यमंत्री बन गए, तो उनकी भूमिका अलग है। उनको पूरा प्रदेश देखना है और जिस पार्टी से संबंध रखते हैं, जिन कार्यकर्ताओं के बल पर वो आज सत्ता में पहुंचे हैं, तो उन कार्यकर्ताओं का भी उनको ध्यान रखना चाहिए। कितने लोगों के ऊपर केसेस हुए, तो पॉलिटिकल केसेस बनते हैं, वो वापस नहीं हुए। कई चीज़ें हैं, वो उनका अपना काम करने का तरीका है। परंतु जब निजी स्वार्थ आगे आ गए, उन्होंने कभी हिमाचल प्रदेश जिसमें सिर्फ मात्र 4 सांसद हैं और 70 लाख की पॉपुलेशन है, इससे पहले जयराम ठाकुर जी हुए मुख्यमंत्री, उससे पहले राजा वीरभद्र सिंह हुए, उससे पहले आदरणीय धूमल जी, आदरणीय शांता जी, सब जी रहे हैं। बिल्कुल। तो कौन एक ऐसे मुख्यमंत्री थे सुक्खू जी के अलावा जिन्होंने, जयराम जी का लेटेस्ट मैं उदाहरण दे रहा हूँ, एक उनके पॉलिटिकल एडवाइजर थे, एक उनके जो थे वो ओएसडी थे, एक मीडिया एडवाइजर लगाए थे और मीडिया एडवाइजर वो छोड़ के भी चले गए थे। 2 ही लोग थे। सुक्खू जी की क्या ऐसी मजबूरी आ गई थी? कितना की बड़ा काम है, यूपी स्टेट में भी इतने ओएसडी नहीं है, इतने पॉलिटिकल एडवाइजर नहीं है, इतने मीडिया एडवाइजर नहीं है जी, इतने मीडिया कोऑर्डिनेटर्स नहीं है। तो इन्होंने लगभग 2 दर्जन से ज्यादा लोगों की फौज जो है वो अपने साथ लगा ली। जितने भी मित्र थे सब खड़े कर दिए और उनको कैबिनेट रैंक बांट दिए। मैंने तो पहले भी कहा था कि कैबिनेट रैंक की सरकारों में एक गरिमा होती थी, एक स्टेटस होता था। इस सरकार में तो जैसे रेबड़ियां बांटते हैं वैसे तो कैबिनेट रैंक बांटती है और एक एक व्यक्ति सी की 2 से 2.5-3 लाख रुपया सैलरी लगा दी। जो मीडिया कोऑर्डिनेटर्स लगाए उनके 1.5 लाख रुपया जो है सैलरी लगा दी। 80 लोग जो हैं वो इसमें एडवोकेट जनरल ऑफिस में लगा दिए, एडिशनल असिस्टेंट एडवोकेट जनरल, डिप्टी एडवोकेट जनरल। अरे कितना प्रदेश पर, कितना छोटा सा प्रदेश है, आमदन के कितने साधन जी। तो सारा का सारा आमदन देखिए, आपने एक पॉलिटिकल एडवाइजर लगा दिया, एक ओएसडी लगा दिया, उनको आप गाड़ी भी दे रहे हैं, आप उनको सरकारी आवास भी मिल रहा है, सरकारी आवास भी दे रहे हैं। ये पैसा किसका जा रहा है? ये तो हिमाचल प्रदेश की जनता का जो टैक्स के रूप में पैसा दे रहे हैं उनका पैसा जा रहा है। ये पैसा जो है वो लोगों के विकास के कामों पे लगना चाहिए था। और दूसरी बात कि कांग्रेस पार्टी का हिमाचल प्रदेश में, वैसे नेशनल लेवल पर तो सफाया हो चुका है, हिमाचल प्रदेश में जो कमिटमेंट्स इन्होंने करी थी, मैं उसमें कांग्रेस में ही था। मैं इनको बोलता रहा कि ये भाई 24-25 लाख महिलाओं को आप 1500 रुपए कहाँ से दे देंगे? इतना बजट तो हिमाचल प्रदेश में है नहीं। आमदन चुन्नी और खर्चा 1 रुपया, 98 भी नहीं है, खर्चा 1 रुपया, 4 गुना, तो कैसे आप मीट आउट करेंगे? तो यही कांग्रेस के हमारे साथी जो थे मेरा मुंह बंद कर देते थे कि आप चुप करिए क्योंकि हमें पहले सरकार बनानी है, बाद में देखेंगे। अब देखिए, अब महिलाएं पूछ रही हैं कि भाई हमारे 1500 रुपया 2.5 साल हो गए कहाँ? और सुक्खू जी शरेआम झूठ बोल देते हैं। झूठ इतना बोलते हैं कि इन्होंने पूरे हिंदुस्तान में जितने मुख्यमंत्री रहे, इन्होंने रिकॉर्ड कायम किया तो झूठ बोलने का किया है। इन्होंने रिकॉर्ड कायम किया है तो हिमाचल प्रदेश को सबसे ज्यादा कर्जे डुबोने में लगाया और इतनी सफाई के साथ झूठ बोलते हैं कि भाई हमने महिलाओं को 1500 रुपया दे दिया।
हमने 5 गारंटियां पूरी कर दी। अभी ओल्ड पेंशन स्कीम की बात करें, अब इन्हीं के कुछ लोग जो कह रहे हैं कि जो केंद्र में आदरणीय मोदी जी ने ये यूनिवर्सल पेंशन स्कीम जो लागू करी जी। कहते वो अपनाना पड़ेगी, नहीं अपनाएंगे तो काम नहीं चलेगा हिमाचल प्रदेश का। तो कह रहे हैं ठीक है, वो इनका प्रेरोगेटिव है, क्या करना है। 2002 के बाद लोगों की पेंशन बंद हुई, तो रिटायर कितने हुए 2002 के बाद? जो नौकरी लगे थे उनकी 20 साल में कितने रिटायर हो गए? कुछ ज़्यादा लोग ने रिटायर थोड़ी हुए, कोई बर्डन थोड़ी पड़ा। इसलिए कुल मिला के है कि मेरी पर्सनल लड़ाई सुक्खू जी के साथ नहीं है। मेरी पर्सनल लड़ाई नहीं, मेरी उनके साथ मित्रता है, अपने भाई हैं, अपने इलाके के हैं, परंतु जो उनके काम है वो आपको कहीं रास नहीं को नहीं। मुझे व्यक्तिगत तो मेरी लड़ाई जो है वो लेकिन जनता की लड़ाई है कि भाई आप लोगों के साथ झूठ बोलते हैं। कोई हिमाचल प्रदेश में काम नहीं हो रहा है, कोई डेवलपमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं है। अब इससे जिसको कहते हैं हिमाचल प्रदेश की, इससे ज़्यादा क्या दुर्दशा करनी इन्होंने, कि जो बुजुर्गों के लिए 60 साल की उम्र के बाद जो 1200-1300 रुपया देते हैं, वो 6-6 महीने नहीं मिल रहा कई लोगों को। ऊपर से जिन लोगों ने डेवलपमेंट के काम किए, पीडब्ल्यूडी में किए, आईपीएच में किए या दूसरे डिपार्टमेंट्स में किए, उन लोगों की पेमेंटें नहीं हो रही हैं। 10,000 रुपया से ज़्यादा ट्रेजरी में आदेश ही नहीं है कि आप पेमेंट करें जी। वो लोग परेशान हो रहे हैं जी। आपकी तरफ से कई बार बयान दिया गया है कि ट्रेजरी का पैसा लोगों की जो सैलरी है उनमें दिया जा रहा है, जहां पर वो पैसा इस्तेमाल होना चाहिए वहां पर नहीं हो रहा है। नहीं, ये ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। कुछ रेलवे में पैसा गया था जी। वो वापस लेके ट्रेजरी में डाल के कर्मचारियों की पेंशन में गया। जो केंद्र सरकार से योजनाओं के लिए, अलग अलग योजनाओं के लिए पैसा आया था, मैंने 3 महीने पहले मुद्दा उठाया था, और आज ये चीज़ें जो है, जो कैग की रिपोर्ट आई है उसमें चीज़ें सामने आ रही हैं कि मान लीजिए कि केंद्र सरकार ने किसी योजना के लिए किसी विभाग को पैसा दिया, पैसा जाना था, वो ट्रेजरी में आ गया, ट्रेजरी से इन्होंने पैसा ट्रांसफ़र जो है वो सैलरी अकाउंट में कर दिया। तो आने वाले समय में बहुत सारे ऐसे अधिकारी हैं जो जो पाए जाएंगे उनके ऊपर गाज गिरने वाली है। क्योंकि मैं एक एमएलए के तौर पर, मैंने तीन टर्म में एमएलए बना, तो एमएलए भी कोई किसी के लिए फंड्स रिलीज करता है, जो एमएलए हेड होता है, एमएलए लेड होता है जी। तो उसमें अगर मान लो कि मैंने किसी गली बनाने के लिए पैसा दे दिया और पैसा नहीं लगा, तो उस पैसे को सिर्फ एमएलए ही चेंज कर सकता है। उसको चिट्ठी जारी होती है कि इस हेड की बजाय इस हेड में पैसा लगाया जाए, तब होगा, उसको और नहीं कर सकता है। तो केंद्र सरकार का पैसा आया हुआ आप कैसे उसको जो है दूसरे हेड में चेंज कर सकते हैं? वो केंद्र सरकार ही अलाउ करेगी तभी होगा ना जी, बिल्कुल। क्योंकि जो पैसा देने वाली एजेंसी है वही करेगी। इसलिए हिमाचल प्रदेश में पिछले 2.5 सालों में इतने भारी गलत काम हुए हैं, कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है, इसलिए स्थिति हिमाचल प्रदेश की ठीक नहीं है। प्रदेश जो है इसको आर्थिक संकट जो है वो हिमाचल प्रदेश में लाकर खड़ा कर दिया है। गलत नीतियां, गलत प्रोग्राम, गलत पॉलिसियां के कारण मेरा सुक्खू जी से विरोध है, व्यक्तिगत विरोध कोई नहीं। जी। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि आप कई दफ़ा ये भी कहते हैं कि कांग्रेस में ही अभी कई ऐसे सिटिंग एमएलएज हैं जिनका अभी भी उत्पीड़न हो रहा है। जब बगावती सुर देखने को मिले थे हिमाचल प्रदेश में पिछले साल, उस दौरान आपने कहा था कि जब 6 विधायकों ने बगावत की थी, उस दौरान आपके साथ और भी कहीं सिटिंग एमएलए जो थे कांग्रेस के, वो आपके साथ शामिल थे, लेकिन एंड मोमेंट पे सारी गेम जो थी वो पलट गई थी। क्या अभी भी वो एमएलए आपके साथ टच में हैं, कांटेक्ट में? देखिए, ऐसा है कि जब ये सारी चीज़ें हुई 1 साल पहले, इसके पीछे वजह यही थी कि पहली तो बात है कि हम हिमाचल प्रदेश को बचाना चाहते थे जी। प्रदेश का जो बर्बादी हो रही थी उसको बचाना चाह रहे थे, और दूसरा हमारी सबसे बड़ी चिंता थी कि हमने चुनाव लड़े, हमने अपनी इलाके की जनता के साथ कमिटमेंट्स करी, और जब मुख्यमंत्री हमारा काम नहीं करते थे, हमारे कुछ जो लोग साथ चले गए और कोई लोग थे उनके साथ मुख्यमंत्री व्यक्तिगत खुन्स जो रखते थे, मैं अपने चुनाव क्षेत्र की जनता के काम ही नहीं कर पाऊंगा, तो मैं विधायक बन के क्या करूंगा जी। 5 साल बाद लोग जो हैं सवाल पूछेंगे कि भाई आपको चुनकर भेजा था, आपने क्या किया। बिल्कुल। तो ये सारे के सारे इश्यूज थे, और एक नहीं, हम 9 लोग गए थे, 3 इंडिपेंडेंट भी थे, बिल्कुल, और 3 लोग और थे, तो 12 लोग थे। 3 लोग जो है उसमें बीच में जो है वो उन्होंने गड़बड़ करी है, और कमिटमेंट करने के बाद कि भाई हम इकट्ठे चलेंगे।
हम प्रदेश को बचाना चाह रहे थे, हमारा कोई सरकार को गिराने का कोई इरादा नहीं था। हमारा तो ये था कि इन लोगों को थोड़ी सी अक्ल आए, समझ आए। और ठीक है, इन लोगों ने गलत तरीके से हम लोगों को निष्कासित किया। हम कोर्ट में भी गए, कोर्ट में डेट लंबी पड़ी, हमने कहा कि नहीं, हम लोग विड्रॉ करेंगे, हम जनता की अदालत में जाएंगे जी। और जनता की अदालत में भी जब गए, इन लोगों ने हमारे ऊपर बड़े गलत आरोप लगाए कि ये बिक गए, पैसा ले लिया इन्होंने, कुछ ऐसी तरह की कई जो चीज़ें हम लोगों को में कभी सपने में भी नहीं थी। खैर, सच्चाई कभी छुपती नहीं है, वक्त आएगा सब चीज़ें सामने आएंगी जी। कई झूठे मुकदमे इन्होंने हमारे खिलाफ कर दिए, वो कोई बात नहीं, वो हमें अपने न्यायालय पर, जुडिशरी पर पूरा भरोसा है, वो जस्टिस देंगे और जल्दी ही सब चीज़ें सामने आएंगी। और बड़ी मज़ेदार बात यह है कि जब चुनाव हुए तो मैं अपने चुनाव क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, इनके जो सलाहकार थे, इनके जो ओएसडी थे कई, इनके जो साथी थे कई, मेरे चुनाव क्षेत्र में घर घर जाके उन्होंने किया कि आपके बेटे को नौकरी लगाएंगे, आपका डंगा लगाएंगे, आपकी ट्रांसफ़र कर देंगे। उसके बाद तो उन्होंने फ़ोन ही नहीं सुना। और मुख्यमंत्री घर घर जाके गली गली में घूमे कि भाई हर महिला को 1500 रुपया देंगे, 1500 रुपये के फार्म भरेंगे। महिलाओं का क्या कसूर है बेचारा, मुझे बताइए। जिन महिलाओं ने पूरा 2-2, 3-3 दिन लगा के अपना सारा काम छोड़ के, कोई नरेगा में काम करती हैं, उन्होंने अपनी दिहाड़ी छोड़ के जाके मजिस्ट्रेट के पास जाके फार्म जो है अटेस्टेड करा के, एफिडेविट दे के 400, 500 रुपया खर्च करके वो फाइल तैयार करवाई। अब वो फाइलें कहाँ हैं? सब जो है सतलुज नदी में प्रवाह हो गई। तो इसलिए महिलाओं में तो गुस्सा बहुत है, इसलिए नौजवानों में गुस्सा इसलिए है कि उन लोगों को इन लोगों ने बहुत बुरी तरह ठगा। 1 लाख नौकरी सालाना देने की वादा इन्होंने किया जी। तो 1 लाख तो देने की दूर की बात है, इन्होंने एक नौकरी नहीं दी। इनके कुछ परिवारों को नौकरियां जरूर मिल गई, जिन्हों किसी के बच्चे को मिल गए, किसी की पत्नी को मिल गई, किसी को कुछ मिल गया, किसी के बेटे को मिल गई। अपने बाकी जो जनता के आम बेटे बच्चे जो थे, नौजवान बच्चे थे, उन्होंने तो एग्ज़ाम दिए, उनके एग्ज़ाम के रिजल्ट तक नहीं निकाले इन्होंने। जब मैं इनके साथ एमएलए था, कांग्रेस पार्टी का एमएलए था, तब भी मैंने मामला उठाया, विधानसभा में उठाया कि इन बच्चों का कसूर क्या है, कोई पाकिस्तान से आए हैं क्या ये, कि इनके रिजल्ट तक नहीं निकाले जा रहे हैं। नौजवानों को प्रताड़ित किया गया, महिलाएं परेशान हो गई। आज विकास नाम की कोई चीज़ हिमाचल प्रदेश में नहीं रही, इसलिए लोग बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बहुत सारे मुझे टेलीफोन आते हैं, जो आपने प्रश्न किया, आज भी कई जो विधायक है, सिटिंग मंत्री भी हैं, उनके भी फ़ोन आते हैं कि जी आपका फैसला सही था। मैंने कहा तो हमने तो आपको कहा था कि आप भी फैसला उचित समय पर ले लीजिए, क्योंकि उनके काम नहीं हो रहे हैं। अब उन लोगों को जनता के बीच में जाना, तो उनको अपनी जनता के बीच में जाने का जो डर सता रहा है कि हम जवाब क्या देंगे। अब देखिए, अब जब भी चुनाव होंगे, जल्दी चुनाव आएंगे, चुनाव जल्दी आएंगे, और कांग्रेस पार्टी का जो असर है वो उसी तरीके से होने वाला है जो दिल्ली में हुआ है। अब देखिए, 70 सीटें थी, उसमें से 67 पे तो जमानत जब्त हो गई। हाँ जी। और 3 की जमानत बची है, 1 सीट आई, 1 बनी है। हिमाचल प्रदेश में भी ऐसा कुछ होने वाला है। दे लॉस्ट देयर क्रेडिबिलिटी, उन्होंने प्रदेश की जनता पर से अपना विश्वास खोया है। झूठी गारंटियां दी गई हैं और लोगों को प्रताड़ित किया है। लोगों के ऊपर मुकदमे दर्ज हुए हैं। एक पत्रकार ये खबर लगाता है कि हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो उसके ऊपर एफआईआर दर्ज हो जाती है। कोई किसी अपने सोशल मीडिया पे चैनल कोई लिखता है, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाती है। कोई हमारे जैसा आवाज़ उठाता है, उसके ऊपर एफआईआर दर्ज हो जाती है। कई ऐसे विधायक हैं जो छोड़ के चले गए, उनके परिवारों पर एफआईआर दर्ज हो जाती हैं। तो ये सारी की सारी देखिए ना, आप देखिए, हिमाचल प्रदेश बहुत पीसफुल स्टेट था। यहाँ पर ये जो बाहर दूसरे राज्यों में होता है कि एक सरकार आती है, वो दूसरों के ऊपर मुकदमे बना देती है, और दूसरी जब आ जाती है तो उनके ऊपर मुकदमे बन जाते हैं। ये हिमाचल प्रदेश में नहीं था। ये हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुरू किया है, और मुझे लग रहा है ये प्रथा सही नहीं शुरू हुई है। ये इसके नतीजे जो हैं वो आने वाले समय में कोई अच्छे नहीं होंगे, क्योंकि पीसफुल स्टेट है, यहाँ पर ऐसी चीज़ें लोग पसंद नहीं करते हैं जी। तो ये लोगों का फैसला है, लोग अपने आप फैसला करेंगे।
कांग्रेस की ओर से ये कई दफा कहा जाता है कि हिमाचल भाजपा 5 गुटों में बटी हुई है और सीएम सुक्खू भी ये कई बार कहते हुए नजर आए हैं कि जो चैंपियंस हमने बीजेपी में भेजे हैं वो अब हिमाचल में भाजपा की सरकार चला रहे हैं। कितना आप मानते हैं उनके इस डायलॉग को कि सही है या गलत? तो ये बहुत अच्छा प्रश्न कर दिया कि ये जो मुख्यमंत्री सुक्खू जी बार-बार स्टेटमेंट देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी 5 गुटों में बटी है। राजेंद्र राणा जी उनके हमेशा बयान में सबसे ज्यादा हाईलाइट रहते हैं। देखिए, जहां तक कांग्रेस का प्रश्न है तो कांग्रेस में ना तो हाई कमान का कोई कंट्रोल है, ना इनके कोई नेताओं पे कंट्रोल है, ना कोई इनकी हाई कमान है। ताश के पत्तों की तरह पूरे देश में कांग्रेस बिखर चुकी है। जहां तक 5 गुटों का ये बार बार जिक्र करते हैं कि वो शेर है ना कि गाले मन को बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है। भारतीय जनता पार्टी में एक ही गुट है और वो है कमल का फूल। और यहां हाई कमान का जो संदेश आता है वो सीधा सीधा सर पे मान्य होता है, पत्थर की लकीर कह सकते हैं। वहां से जो आदेश आ गया वो डिसिप्लिन पार्टी है, एक कैडर बेस्ड पार्टी है जी। पहली दफा कोई विधायक बनता है और पार्टी की हाई कमान फैसला करती है कि ये व्यक्ति जो है ये प्रदेश के मुख्यमंत्री हो गया। कोई बात नहीं करता है, सीधा हाई कमान के आदेश की पालना होती है। डिसिप्लिन पार्टी है। डिसिप्लिन को ठीक करना है तो कांग्रेस को जरूरत है, बीजेपी की चिंता ना करें। बीजेपी डिसिप्लिन पार्टी है, सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं और हम सब मिलकर कमल का फूल उसका काम कर रहे हैं। चुनाव चिन्ह कमल का फूल है, उसके लिए सब काम कर रहे हैं। कोई गुट नहीं है, एक ही गुट है, भाजपा का कमल का फूल। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये पार्टी है, जहां से जो आदेश आता है वो सर्वमान्य होता है। इसलिए सुक्खू जी को मन को बहलाने के लिए और लोगों में बात करने के लिए ऐसे स्कूफे छोड़ते रहते हैं और बचने की कोशिश करते हैं, अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं। इनकी पार्टी की बहुत दुर्दशा हो चुकी है। आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश में, मेरी बात आप रिकॉर्ड कर रहे हैं जी, 25 साल हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस नाम का शब्द जो है वो सरकार में कहीं दिखने वाला नहीं है। ये बड़ी बात आपने कही है ऑन रिकॉर्ड। 25 साल हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस नाम का शब्द सरकार में के रूप में दिखने वाला नहीं है, क्योंकि इसकी सबकी व्यवस्था जो है वो सुक्खू ने कर दी है। जी। बिमल नेगी जी का जो मामला है वो हिमाचल प्रदेश में काफ़ी समय से अब सुर्खियों में चल रहा है, क्योंकि जिस तरीके से उनकी जो रहस्यमयी मौत है अभी तक उस पर कोई भी चीज़ साफ नहीं हो पाई है। भाजपा की अगर बात करें तो सीबीआई जांच की लगातार मांग उठाई जा रही है। हालांकि सीएम साहब ये भी कहते हुए नजर आए कि भाजपा जहां कई ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जहां पर बिना सरकार की अनुमति के ईडी की रेड जो है उनकी ओर से डलवाई गई है, तो अगर वो इतना ही सीबीआई की जांच चाहते हैं तो वो करवा सकते हैं। बीते दिन जयराम ठाकुर भी ये कहते हुए नजर आए कि बिमल नेगी की जो मौत हुई है एक बहुत बड़ा घोटाला जो है इस पावर सेक्टर में हो रहा है, उसी के चलते वो इतने ज्यादा स्ट्रेस में आ गए थे कि उन्हें आत्महत्या करनी पड़ी। कोई नेक्सस घोटाला इसमें चल रहा है, क्या कहेंगे इस पर? पहली तो आपका जो प्रश्न है कि जो मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं सुक्खू जी कि ईडी की रेड हो गई, तो मुख्यमंत्री के पद पर बैठे हैं, पहले तो उनको थोड़ा सा नॉलेज जो है उसको बढ़ाना चाहिए। ईडी की रेड जब होती है जो ईडी के दायरे में है जी, सीबीआई की रेड वहां होती है जो सीबीआई के दायरे में है। जहां तक बिमल नेगी जी का प्रश्न है, सीबीआई की जांच तभी होगी जब प्रदेश की सरकार इसके लिखित में आदेश करेगी कि इसकी सीबीआई से जांच की जाए, क्योंकि यहाँ पर एजेंसियां जो हैं जी, वो इसमें सक्षम नहीं है। और दूसरी बात, माननीय उच्च न्यायालय हाई कोर्ट आदेश करे कि इसकी सीबीआई से जांच हो। जहां तक सीबीआई की जांच का डिमांड है वो सबसे पहले तो परिवार ने उठाई है। आप बताइए कि बात को समझने की कोशिश करनी चाहिए कि ये जो बिमल नेगी जी वाला इशू है जी, जिनको कुछ अधिकारियों के कुछ दबाव थे, गलत काम करने के लिए उनको दबाव बनाया जा रहा था, तो ये जो दबाव बनाया जा रहा था अंततः रात को कितने बजे 12 बजे तक उनको खड़ा रखा जाता था, उनको टॉर्चर किया जाता था,
उनको साइन करने के लिए वहाँ पर मजबूर होना पड़ता था। तो ये अधिकारी कौन लोग हैं और अधिकारी जो थे उनको कौन सरकार में ऐसे नेता बैठे हैं जो ऐसा काम करने के लिए उनको जो है वो कह रहे थे। और आज बिमल नेगी जी का परिवार डिमांड कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी इसका समर्थन कर रही है जी। तो उसके पीछे वजह है। आप बताइए कि हिमाचल प्रदेश की जो एजेंसियां हैं, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियां जो हैं, वो अपनी ही सरकार के अधिकारियों के खिलाफ और सरकार को चलाने वाले लोग जो हैं, जो अधिकारियों को प्रेरित कर रहे थे, अधिकारियों से गलत काम करा रहे थे, अधिकारी बिमल नेगी के ऊपर दबाव डाल रहे थे, उनके खिलाफ जांच कैसे करेंगे। अभी तो एक छन छन के जो खबरें आ रही हैं, आज भी मुझे 2 टेलीफोन आ गए जी। कि ये जो सुसाइड हुआ है, सुसाइड नहीं हुआ, ये मर्डर हुआ है। मर्डर। क्योंकि वो व्यक्ति एक चीफ इंजीनियर थे, एक हरा भरा एक सुंदर परिवार था, उस परिवार को इन लोगों ने तबाह कर दिया, खत्म कर दिया। जो अर्निंग हेड आदमी था, जो परिवार को चलाता था, उसको इसको सुसाइड करने के लिए मजबूर कर दिया। आज ये लोग इसलिए एजेंसी का सीबीआई का जांच की मांग कर रहे हैं ताकि निष्पक्ष जांच हो, क्योंकि प्रदेश की एजेंसियां अपनी सरकार को चलाने वाले जो सरकार में बैठे हैं या अधिकारी, उनके खिलाफ एक निष्पक्ष जांच नहीं हो पाएगी। आज मुझे कई टेलीफोन आए हैं और ये प्रदेश में चर्चा का विषय बना हुआ है कि जो बिमल नेगी जी का सुसाइड हुआ, उनके पास एक डायरी थी जिसमें किस किस आदमी को क्या क्या दिया गया है। ये बड़ा खुलासा कर रहे हैं यहाँ पे। मैं कह रहा हूँ कि प्रदेश से जो छन छन की रिपोर्टें आ रही हैं और मुझे भी व्यक्तिगत तौर पर कई जगह से ऐसी सूचना आई हैं कि एक डायरी थी और जो डायरी थी उसमें बहुत कुछ लिखा गया था कि किसको क्या क्या दिया गया। जहाँ तक पावर कॉरपोरेशन का विषय है, इस पावर कॉरपोरेशन पर जब से सरकार बनी है उसके बाद करोड़ों रुपए के लेन देन की वैसे भी खबरें चपती रही हैं। बहुत बड़ा घोटाला इसमें चल रहा था। और पिखोबाल जो इसका सोलर पावर प्लांट है जी। आप बताइए कि जो पूरे देश में 3.5 करोड़ रुपए से 4 करोड़ रुपए में पर मेगावाट खर्चा आता है। आप लगा लीजिए, मेरे पास भी कई लोग आए कि आप एक सोलर प्लांट लगाइए, तो मैंने कितना खर्चा आएगा, कहते हैं 3 से 4 करोड़ रुपए आता है खर्चा 1 मेगावाट का। तो क्या कारण रहे कि इस प्लांट पर 7 करोड़ रुपए खर्चा आ गया जी। जो 3 से 3.5 करोड़ रुपया पर मेगावाट जो घोटाला हुआ, वो पैसा किसको गया, किसने खाया। और जो डायरी की बात कर रहा हूं कि जो लोग अब चर्चा का विषय बना हुआ है जी। अभी सरकार की तरफ से कौन व्यक्ति है जो जांच एजेंसियों पर दबाव बना रहे हैं कि भाई इस जो डायरी है इसको खुर्द-फुर्द करिए। और जांच एजेंसियां जो है उनकी जो जांच की स्पीड थी, जो उसका पीरियड भी निकल गया है, टाइम भी निकल गया, जो 15 दिन का समय दिया था, ये पूरी क्यों नहीं हो रही है। ये फैसला जहाँ तक ये इस बिमल नेगी जी वाला विषय है, जब तक सीबीआई को मामला नहीं जाता, अब तो इस सबूतों को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, ये सीबीआई को मामला जाता तो शायद इन लोगों को जस्टिस मिलता। प्रश्न सवाल जो है वो उस परिवार का है जी। प्रश्न है हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों और अधिकारियों के जो विश्वास का है कि कैसे विश्वास करेंगे प्रदेश के कर्मचारी। जी। आज बिमल नेगी जी के साथ हुआ, कल को किसी और के साथ होगा। एक पुलिस ऑफिसर ने भी, एसपी रैंक के ऑफिसर ने भी एक पोस्ट डाली थी, बाद में उसको जो है वो डिलीट करवाया गया कि भाई ऐसे किसी और लोगों के साथ भी हैं। तो इस सरकार में बहुत कुछ गड़बड़ चल रहा है और प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, लूट मची हुई है और जिसको कहते हैं कि आने वाले समय में मुझे लग रहा है कि बड़े भयंकर परिणाम आने वाले हैं। प्रदेश को तबाह करने पे ये लोग तुले हैं। जी। प्रदेश की स्थिति से अगर वापस आपकी बात की जाए तो कुछ ही दिन पहले आपका जन्मदिन भी था और आपके जन्मदिन के अवसर पर देखा कि किस तरीके से जन सैलाब भी उमड़ा था। हमने ये चीज़ देखी कि अभी हाल ही में 27 मार्च को जो एक रैली बीजेपी की ओर से आयोजित की गई थी, उससे भी ज़्यादा लोग आप ही के जन्मदिन के अवसर पर उमड़े थे और जिस तरीके से प्यार उनकी ओर से आपको दिया जा रहा था, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, जहाँ तक पिछले कल यानी कि 6 अप्रैल को
भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस भी होता है जी और संयोग है कि मेरा जन्मदिन भी उसी दिन होता है। जी। तो कार्यकर्ताओं ने संयोग एक और भी था, उसी दिन रामनवमी रामनवमी थी जी। और बहुत सारे लोग रामनवमी में, कोई हवन में, कोई भंडारे थे, तो बहुत सारे लोग व्यस्त थे। उसके बाद भी अगर 6 अप्रैल को पार्टी का स्थापना दिवस है तो 6 का 7 तो किया नहीं जा सकता है जी। तो हुआ, बड़ी तादाद में लोग आए। और जहाँ तक आपने प्रदेश का बताया, शिमला में एक तो उस दिन बहुत सारे लोग शिमला में पीछे से पुलिस ने रोक दिए, जी फिर भी बड़ी तादाद में लोग वहां थे जी। क्योंकि शिमला में जगह कितनी है, हम्म। वहाँ गाड़ियां की पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, इसलिए यहाँ जो लोग निकले, मुझे ऐसा लगा क्योंकि मेरा भी अपना 24 साल का मेरा भी राजनीतिक सफर हो चुका है। अब लोगों में, पूरे प्रदेश में एक तो सरकार के प्रति नाराजगी जो है वो बड़ी भयंकर है और दूसरा लोगों को जो ठगने का काम इन्होंने चुनावों में किया है, चाहे महिलाएं थी, चाहे घर घर जाके जिस तरीके से उन्होंने टेलीफोन नंबर अपने दे के, वो चीज़ें बाहर आ रही हैं और लोगों को भी एक तुलना करने का समय मिल गया। मेरा राजनीतिक जीवन में मैंने, ये ठीक है कि मैं बड़ी बेबाकी से, कोई आदमी गलत काम करता है, गलत पॉलिसियाँ हैं, गलत नीतियाँ, मैं उनको बेबाकी के साथ मैं खिलाफत करता हूँ। अदरवाइज मेरा विरोध करने वाला कोई व्यक्ति मेरे को कहीं रास्ते में मिल जाए और मुझे कहीं काम बोले, मैं उस काम को उसी तरीके से करता हूँ जहाँ दूसरों को करता हूँ। वो मेरा कर्म है और मैं अपने कर्म को करता हूँ। आज सुजानपुर में जो लोग इतनी बड़ी तादाद में इकट्ठे हुए, हज़ारों की तादाद में इकट्ठे हुए, जिसकी मैंने कभी कल्पना नहीं करी थी, क्योंकि भी सरकार अभी चल रही है जी है। तो इतने लोग जो आए, कहीं ना कहीं लोग तुलना जरूर कर रहे हैं। एक व्यक्ति नया आता है, उसका काम देखते हैं, जी। पुराने व्यक्ति का जो काम काज करने का तरीका था उसको भी देखते हैं, फिर कंपेयर करते हैं। तो मुझे लग रहा है कि कंपेयर करने का समय आ गया है, लोग जी। समय उसको कंपेयर कर रहे हैं। राजेंद्र राणा खुश हैं इस चीज से? देखिए, मैं आपको पहले भी जिक्र कर चुका कि हम राजनीति में कोई विधायक बन के या कुछ जनता के प्यार को देखकर, देखिए, जनता का प्यार जब भी किसी को मिलता है तो नेचुरली स्वाभाविक है, वो बहुत बड़ी एनर्जी होती है जी। और जिस तरीके से मैंने 6 अप्रैल का जो कार्यक्रम हुआ पीछे, इसको देखकर स्वाभाविक है कि एनर्जी लेवल भी बढ़ा और खुशी भी है इस बात की। परंतु जहाँ तक हिमाचल प्रदेश का सरकार की जो चर्चा है, जो कार्यक्रम में भी देखने को मिली, लगता है कि सरकार पूरी तरह प्रदेश की जो पैरालाइज हो चुकी है इसको। जी। हालांकि एक मंत्री हैं सरकार जी, में, जी। उन्होंने भी कहा कि संगठन पैरालाइज हो चुका है। जी। मैं तो कह रहा हूँ कि सरकार ही टोटली पैरालाइज्ड है और सारा का सारा सिस्टम पैरालाइज्ड है। इसलिए जब किसी को ऐसी स्थिति में आ जाता है, ये सरकार वेंटिलेटर पे है और ये सरकार का जाने का समय बड़ा नज़दीक आ रहा है। जी। राणा जी, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि एक नया जब कोई इंसान आता है तो लोग उसके काम को देखते हैं। हाल ही में जब पिछले साल उपचुनाव हुए थे तो बहुत से लोग कॉन्फिडेंट थे कि इस बार भी राजेंद्र राणा ही जीत कर आएंगे। बेशक उस समय स्थितियां बहुत सी उथल पुथल हो चुकी थी, लेकिन इतना जो प्यार आपको जनता से मिला, क्योंकि हमने भी देखा कि आपके जन्मदिन के अवसर पर वहां पर सैकड़ों की तादाद में लोग मौजूद थे, फिर भी क्या वजह रही? इसके अलावा क्या वजह मानते हैं, एक रिप्लेसमेंट को छोड़कर क्या वजह आप मानते हैं कि आपको हार का सामना करना पड़ा? जहाँ तक मुझे लगता है कि एक तो लोग कंफ्यूज किए गए, ऊपर से सरकार का खौफ दिखाया गया। मैं चुनाव लड़ रहा था, मेरे पीछे एक डीएसपी लगा के रखा हुआ था, हर जगह मेरी गाड़ी खड़ी करी जानी जी। गाड़ी को चेक करना, अगले स्टेशन पे गए तो मुझे घेर लेना जी। सरकार का पूरी तरह दुरुपयोग किया गया। दूसरी बात है कि लोगों को गुमराह किया गया, लोगों को ठगा गया, लोगों के साथ झूठ बोला गया। सरकार की एजेंसियां ही शराब बांटने में लगी हुई थी, सरकार की एजेंसियां कई कुछ कर रही थी, उसके बावजूद भी थोड़ा सा मार्जिन में अंतर रहा। तो मुझे लगता है कि महिलाओं को ठगा गया, 1500 के नाम से उनको गुमराह किया गया, इसी तरीके से प्रदेश के कर्मचारियों को डराया गया, धमकाया गया और झूठे वादे किए गए। और अच्छा है, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। लोगों को भी कुछ तुलना करने का समय मिला है, लोग निश्चित तौर पर तुलना करेंगे और अंततः अपने मन से आने वाले समय में फैसला करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
तो ये थे हमारे साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता राजेंद्र राणा, जिनसे हमने खास बातचीत की। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद थे। प्रदेश की तमाम स्थिति को लेकर किस तरीके से जनता का अपार प्रेम इन्हें जो है वो मिलता है। तो इसी तरीके से देखते रहिए द समर न्यूज़ हिमाचल।